मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हमने ग्रेविटेशंस की सीरीज़ निकाल चुकी है, जिसमें फर्स्ट हमने पढ़ा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस के बारे में, फिर हमने पढ़ा था आपके मास एंड वेट्स के बारे में, देन हमने पढ़ा थ्रस्ट एंड प्रेशर्स के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ रही होंगी। आज एक नई वीडियो के साथ आए हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। जैसा कि आपने नाम ही देख लिया होगा कि आज जो हम बात करने वाले हैं केप्लर्स लॉ के बारे में पढ़ने वाले हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। देखिए फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन ये आता है कि ये दिया किसने था। ठीक है, जैसा कि नाम ही है, जनरली हम देखते हैं कि साइंस में जो लॉज के नाम होते हैं वो जो इन्वेंट करता है उसी के बेसिस पे रखे जाते हैं। सो केप्लर वॉज अ साइंटिस्ट जिसने प्लैनेटरी मोशंस के बारे में बात करी थी, जिनका पूरा नाम था जोहान्स केप्लर। उनका पूरा नाम था जोहान्स केप्लर। शॉर्ट में आपको केप्लर्स लॉ के नाम से जाना जाता है। एक्चुअल में इन जोहान केप्लर्स ने 3 लॉ दिए थे, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट केप्लर्स लॉ, देन केप्लर्स सेकंड लॉ एंड थर्ड इज केप्लर्स थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशंस के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड वेरी इंपॉर्टेंट एज अ नॉलेज वाइज। तो हम बात करते हैं पहले फर्स्ट लॉ ऑफ केप्लर्स प्लैनेटरी मोशन। फ्रेंड्स, जब हम पहले फर्स्ट लॉ की बात करेंगे, हम इसको सिंपल सा समझना है। जैसा कि हमने देखा है कि वो कहता है कि जो आपका जो प्लैनेट होता है, सपोज दिस इज अ प्लैनेट, ये आपके 2 फोकस दे रखे हैं, एक F1 और एक F2। फर्स्ट लॉ आपका सीधा सीधा कहता है कि ये जो प्लैनेट होता है, ये जो ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट को इसने नाम दिया है इलिप्स। क्योंकि देखते हैं दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट सर्कल, तो ये जो इसका ऑर्बिट होता है दिस इज इलिप्टिकल शेप्स का होता है आपका। तो स्टेटमेंट आपकी सीधी सीधी कहती है द पाथ ऑफ एनी प्लैनेट इन एन ऑर्बिट अराउंड द सन फॉलो द शेप ऑफ इलिप्स विद सन एट वन ऑफ द फोकाई। सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि जो आपका जो प्लैनेट होता है उसका जो ऑर्बिट होता है वो इलिप्स शेप का होता है, और जिसमें ये जो सन होता है आपका सन, वो आपके किसी वन ऑफ द फोकाई में प्रेजेंट होता है। आई होप आपको पसंद आया होगा फर्स्ट लॉ। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि द ऑर्बिट आपका कैसा है, इलिप्टिकल शेप है, और सन आपका ये जो है आपका किसी एक फोकाई में प्रेजेंट होगा, दैट इज F1 और F2। ये चीज़ केप्लर्स को भी नहीं पता था कि वो सन कौन से फोकाई में होगा। दैट्स वाई इट इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक ऑफ केप्लर्स प्लैनेटरी मोशन। सो आई रिपीटेड अगेन, केप्लर्स लॉ कहता है द प्लैनेट जो है आपका जो प्लैनेट है, इट रिवॉल्व अराउंड अ ऑर्बिट कॉल्ड इलिप्टिकल इन विच द सन इज प्रेजेंट एट एनी वन ऑफ द फोकाई। दिस इज द सिंपली फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नाउ वी मूव टू द सेकेंड केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। नाउ फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं केप्लर्स सेकेंड लॉ। जैसे कि आप देख सकते हो ये डायग्राम, केप्लर्स सेकेंड लॉ कहता है सपोज आपको अगर एरिया निकालना है, सपोज हम मान लेते हैं कि एक प्लैनेट जिसकी पोजीशन ए पॉइंट पे है, ए से वो बी पे जा रहा है एंड द टाइम टेकन बाय द प्लैनेट इज़ 1 आवर। ए टू बी जाने में उसको समय लग रहा है 1 घंटा। इट इज़ एन हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट। और अगर हमें निकालना हो कि इस 1 घंटे में इस प्लैनेट ने कितना एरिया कवर किया, तो केप्लर्स ने बोला अगर आपको एरिया निकालना है तो आपको यू हैव टू कनेक्ट अ लाइन फ्रॉम प्लैनेट टू द सन। जैसे कि हमने देखा कि ए से बी जाने में 1 घंटा लगा, तो कितना एरिया किया है, हम यहाँ से इस सन से प्लैनेट को जोड़ेंगे, और ये जो एरिया दिख रहा है रेड कलर में, दैट इज़ द एरिया कवर्ड बाय प्लैनेट इन 1 आवर्स। अब फिर थोड़ी देर बाद हमने देखा पॉइंट सी पे पहुँच गया आपका प्लैनेट, पॉइंट सी पे पहुँच चुका है। अब सी से डी हमने उसका 1 घंटा नोट किया, सेम आवर, 1 घंटे में डी तक पहुँच गया। अब हम बात करेंगे कि सी से डी जाने में उसे कितना टाइम लगा, तो हम फिर टाइम 1 घंटा लगा, हम देखेंगे कितना एरिया निकाला उसने, तो उस प्लैनेट को क्या करेंगे, हम सन से जोड़ेंगे, उस प्लैनेट को सन से जोड़ेंगे। अब ये जो बीच का जो रेड एरिया है दैट इज़ द एरिया कवर्ड बाय प्लैनेट, सेम प्लैनेट इन 1 आवर्स। अब हम बात करते हैं केप्लर सेकंड लॉ कहता है, केप्लर सेकंड लॉ ये कहता है कि जो एरिया होता है प्लैनेट्स का, दैट मीन्स द इमेजिनरी लाइन फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट कवर्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब अगर आपको एरिया निकालना है तो ये जो इमेजिनरी लाइन जो सन से प्लैनेट को जोड़ रही है, ये जो एरिया है
ये हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। कंडीशन ये है कि टाइम आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो आप किसी भी पूरे ऑर्बिट में आप कोई सा भी आप इंटरवल ले सकते हैं। तो प्लैनेट जो होगा इट कवर्स इक्वल एरिया, और एरिया कैसे निकलेगा, द लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट टू द सन इन अ सेम इंटरवल ऑफ टाइम। अब आपको ये सोच रहे हो कि कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये पॉसिबल तब हो सकता है फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो ए टू बी जाने में अब ये इतना होगा और सी से डी जाने में ये स्लो चलेगा। दैट मीन्स अगर आपको इक्वल एरिया तभी पॉसिबल है जब प्लैनेट जब सन के पास होगा तो तेज जाएगा, और जब दूर होगा तब ये धीरे धीरे जाएगा। इन दैट केसेस हम कह सकते हैं कि दे कवर्स बोथ इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एक आपको एक और बता दूं कि जब प्लैनेट आपका सन के पास होता है उस पोजीशन को कहते हैं हम पेरीहीलियन, और जब वो फार होता है तो उसको बोलते हैं एपहीलियन। पेरीहीलियन इज अ पोजीशन ऑफ अ प्लैनेट व्हेन इट इज नियर टू द सन, एंड एपहीलियन इज अ पोजीशन ऑफ अ प्लैनेट व्हेन इट इज फार अवे फ्रॉम द सन। और जब वो दूर होगा तो हमेशा कैसे चलेगा, वो स्लो चलेगा, और जब पास होगा तो कैसे चलेगा, मोशन कैसा होगा उसका, फास्ट होगा। तो आई रिपीट इट अगेन, केप्लर सेकंड लॉ ये कहता है द आपका सिंपल स्टेटमेंट कहता है इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन फ्रॉम सन टू प्लैनेट्स कवर इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दैट मीन्स प्लैनेट जो होते हैं ये कवर इक्वल एरिया करते हैं, कंडीशन ये है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अगर आप लेके चलें। आई होप आपको ये फिगर के साथ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नाउ वी विल डिस्कस द थर्ड एंड द लास्ट लॉ। नाउ फ्रेंड्स अब बात करेंगे हम लास्ट केप्लर्स थर्ड लॉ की। देखिए इसमें समझने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, आपको सिंपल एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो आपको याद रखनी है। सपोज हमने बात करी दिस इज़ एन इलेप्टिकल ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट एंड दिस इज़ योर सन। हम जानते हैं कि सन और जो प्लैनेट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम आर से डिनोट करते हैं। आर दैट मीन्स द मीन डिस्टेंस ऑफ अ प्लैनेट फ्रॉम द सन। और हमने मान के चले कि जो टाइम पीरियड है पूरा ऑर्बिट रिवॉल्यूशन में आपको कितना लगा है, टी। टी मतलब आपका क्या है, ऑर्बिटल टाइम, एंड आर इज द मीन डिस्टेंस किसके बीच में, बिटवीन सन एंड प्लैनेट। क्लियर। तो ये थर्ड लॉ सिंपल सा कहता है द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड प्लैनेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द किसके, टाइम पीरियड, ऑर्बिटल टाइम पीरियड। दैट मीन्स आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी स्क्वायर। और हम जानते हैं जब भी हम मैथ्स में प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या लगाते हैं, इक्वल टू विद द कांस्टेंट। तो सिंपल यहाँ पे आ गया के की वैल्यू अगर मैं कांस्टेंट की वैल्यू निकालूं तो बनती है आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर। तो आपको ये रेशियो याद रखना है कि केप्लर्स थर्ड लॉ रहता है कि द रेशियो ऑफ आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज ऑलवेज कांस्टेंट, वेयर के को जो बोला जाता है वो आता है केप्लर्स कांस्टेंट बोला जाता है। आई होप आपको ये थर्ड लॉ समझ में आया होगा। सिंपल है, आर इज द मीन डिस्टेंस बिटवीन प्लैनेट एंड सन, टी इज द ऑर्बिटल टाइम पीरियड। कहता है आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी स्क्वायर। हम जब भी हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं कांस्टेंट लगाते हैं, एंड दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड केप्लर कांस्टेंट, एंड द रेशियो ऑफ आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि आर क्यूब और टी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 0, 1, 2 या कांस्टेंट। तो आपको वहाँ पे लिखना है द आंसर इज कांस्टेंट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन कमेंट डाउन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।